Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. In the previous lectures, we discussed unification of Italy, Germany, Great Britain, and we discussed the visualization of the nation. Our today's topic is nationalism and imperialism. कौमियत और साम्राज्यत, इनके बारे में आज में पढ़ना है। हम देखते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, जो आखिर में जो 25 साल थे 19वीं सदी के, नेशनलिज्म जो कि एक लिबरल डेमोक्रेटिक जज्बा था, जो रोशन ख्याल जमहूरियत का जज्बा था, ये उससे थोड़ा दूर भागा। वो रिटेन नहीं कर सकता, जो कि एक आइडियलिस्टिक सेंस में, जो कि लोगों की जो राइट्स की या डेमोक्रेसी वहाँ पर होनी चाहिए, तो वैसा ये नहीं रहा। जैसे हम लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं 19th सेंचुरी की, अब ये सिर्फ एक महदूद अकीदा रहा, जिसके महदूद गोल्स थे, महदूद रिजल्ट्स थे, महदूद मकासद थे। हम देखते हैं कि इस पीरियड में, जो लास्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी में, जो नेशनलिस्ट ग्रुप था, ये इंटॉलरेंट बना, फाइन, ये मुतस्सिब बना। और ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो कि कौमियत में यकीन रखते थे, ये हमेशा वार पर उतर आते थे, हमेशा वार के लिए तैयार रहते थे। दे वर एवर रेडी टू गो टू वार। और जो ज़्यादातर जो यूरोपियन पावर्स है, उनने जो कौमियत का जज्बा है, इसको मैनिपुलेट किया। फाइन, जो कि सब्जेक्ट इनके थे, जो कि जिन पर ये हुकूमत करते थे, ताकि इनके जो साम्राज्य मकासद थे वो पूरे कर सके। उनके जज्बात को इस तरह से मैनिपुलेट मकसद के लिए, अपने जो इनके साम्राज्य मकसद थे उनको पूरा करने के लिए। फाइन, तो इसमें जो सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन जो था, जो कि एक कौमी कशीदगी हुई यूरोप में, वो 1871 के बाद हुई। एक एरिया में इसका नाम है बाल्कन्स। बाल्कन्स अगर हम बात करेंगे जोग्राफिकली, ये लाई करते हैं साउथ ईस्ट यूरोप में। इसमें बहुत सारे नस्ल के लोग रहते हैं, जैसे कि जो आज का हमारा रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब हमारे बाल्कन्स कहलाते हैं। और यहाँ के जो बाल्कन्स के रहने वाले, इनको हम स्लैव्स कहते हैं। और जो ज़्यादातर बाल्कन्स का हिस्सा है, ये किन के अंडर थे? ऑटोमन अम्पायर के अंडर। जो ये इलाका था बाल्कन्स, यहाँ पर रोमानी कौम परस्ती आती है। इस वजह से यहाँ खात्मा होता है जो ऑटोमन अम्पायर है उसका इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर कौम परस्ती, नेशनलिज्म का जज्बा उभरता है। इस वजह से जो बाल्कन इलाका है, ये धमाका खेज बन जाता है, ये बारूद की शक्ल इख्तियार करता है। हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन अम्पायर है, जो कि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, इसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए, अंदरूनी रिफार्म्स लाने की कोशिश की इस ऑटोमन अम्पायर ने, जो कि 3 बर अज़म पर हुकूमत करते थे। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुए ऑटोमन अम्पायर। एक एक करके जो यूरोपियन ममालिक हैं जो इनके अंडर थे, तो वो इनके हाथ से जाते हैं और वो आज़ादी का ऐलान करते हैं। जो बाल्कन लोग थे, ये भी क्लेम करते हैं आज़ादी का, अपनी सियासी हकूक़ की ये बात करती है। किन बुनियादों पर? नेशनैलिटी की बुनियाद पर। और ये अपनी हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं अपनी आज़ादी के जो नहरे उसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो फॉरेन पावर्स है, वो इस पर काबिज़ आने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर जो बागी जो नेशनैलिटीज़ थी, कौमियत यहाँ पर थी, तो ये अपनी स्ट्रगल्स को जस्टिफाई करते थे। ये अपने जो उन्हें आज़ादी जो इनसे छीन गई थी, ये वही चाहते थे कि वो फिर से बहाल आए। फाइन, अपनी हिस्ट्री में जाते थे ये
वो असर्ट करते थे कि हम किसी वक्त जो हमने आज़ादी खोई है तवील अरसे से, वो हमें बहाल करने की ज़रूरत है, हमारी अपनी हिस्ट्री है, अपने रूमानी तस्वुर का इस्तेमाल करते थे। जो स्लेव नेशनिस्ट थे ये अपनी पहचान को डिफ़ाइन करते थे, अपनी आज़ादी को डिफ़ाइन करते थे, अपनी जदोजहद को डिफ़ाइन करते थे। इस तरह की हम देखते हैं जो बाल्कन एरिया है यहाँ पर शदीद तनाज़ा उभरता है। और ये जो बाल्कन स्टेट्स थे ये एक दूसरे के हासदीन थे, ये इंतहाई हासिल थे एक दूसरे के। और ये चाहते थे कि जो ज़्यादातर इलाका है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका ग्रैब कर सके, वो दूसरों से छीन सके एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। फाइन। इस तरह से हम देखते हैं जो कि यहाँ के मामला थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, क्योंकि जो बाल्कन इलाका है ये अब सीन बनता है बिग पावर राइवरी का। जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो ये छीनना चाहते हैं, अब इस पर काबिज होना चाहते थे, इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइवलरी होती है यूरोपियन पावर्स को लेकर, वो तिजारत का मामला हो, वो कॉलोनीज़ का मामला होता है। और ये अपनी जो इनके पास नेवल पावर था या जो मिलिट्री पावर था ये इसको असर्ट करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते कि हम ही ज़्यादा बेहतरीन बहरी पावर्स हैं या अस्करी ताकत रखते हैं। और ये जो राइवलरीज थी ये अनफोल्ड हुई कहाँ पर, बाल्कन एरियाज़ में। यहाँ पर जो बड़े पावर्स थे वो रशिया थे, जर्मनी थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब कोशिश करते थे कि हमारा यहाँ पर गलबा हो, या एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, अपना पावर असर्ट करना चाहते हैं बाल्कन एरिया में। इस वजह से इस इलाके में सिर्फ बहुत सारी जंगें वजूद में आती हैं और फाइनली यहाँ पर वर्ल्ड वार हो जाती है। फाइन। क्योंकि यहाँ पर जो साम्राज्य ताकत है वो अपने आप को असर्ट करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश अम्पायर ने किस तरह से अपने आप को असर्ट किया, किस तरह से जो इम्पेरियलिज्म का मामला था, एक साम्राज्यत का मामला था, किस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर काबिज होता था अपनी मिलिट्री फोर्स के बुनियाद पर। ये टिपिकल एग्जांपल है, जो ये जो मैप है सेलिब्रेट करता है ब्रिटिश अम्पायर को। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश मोनार्क है वो बैठा है इस ग्लोब पर। फाइन। और किस तरह से कहाँ कहाँ से ये काबिज था, लाइक दैट। अब हम देखते हैं जो नेशनलिज्म है ये मिलकर ये इम्पीरियलिज्म के साथ मिलता है। इम्पीरियलिज्म जैसे मैंने कहा एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करता है अपनी ताकत की बुनियाद पर। अब नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म मिलने की वजह से एक डिज़ास्टर आता है यूरोप में जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में, 1914 से 1918 तक। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जो कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स की, वो 90 में सब अपोज करते हैं इस इम्पीरियल डोमिनेशन को, जो तसल्लुत था, जो इम्पीरियल कब्ज़ा था, उसको ये अपोज करते हैं। और बहुत सारी एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स लॉन्च किए जाते हैं जो इन कॉलोनीज़ में। और क्योंकि इनमें इनके अंदर कौमी जज्बा उभरता है, क्योंकि ये इज्तिमाई इनमें एहतियात आता है कि हमें हम पर एक दूसरा फॉरेन पावर हम पर कब्ज़ा जमाए हुए है, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो यूरोपियन आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के वो रेप्लिकेट दूसरी जगह नहीं होते हैं, वो दोहराए नहीं जाते हैं, बल्कि हर किसी इलाके में एक मखसूस तरीके से कौमियत का जज्बा उभरता है। लेकिन साथ साथ ये जो आइडियाज़ है इन सोसाइटीज़ में, नेशन स्टेटस फिर भी वजूद में आते हैं। और नेशन स्टेट्स को तस्लीम किया जाता है कि ये कुदरती यूनिट है इंसानियत का, और ये आलमगीर है। इट मीन्स यूनिवर्सल मीन्स ये हर जगह है, ये आलमगीर है। इस तरह से नेशनल नेशनल सेंटिमेंट लोगों में उभरते हैं और नए नए नेशन स्टेट्स दुनिया में वजूद में आते हैं। फाइन। अपने अपने तरीके से हर इलाके में, यूरोप में अपने तरीके से वजूद में आया। और बाकी जो एशिया अफ्रीका की अगर बात करें, इनको अपने तरीके से एक मखसूस स्पेसिफिक वे में नेशंस उभरता है और नेशन स्टेट वजूद में आती है। सो दैट्स ऑल about this chapter. It was a last lecture of this chapter. Thank you very much.